प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से आज 3 बड़े ऐलान किए गए हैं, इस पर आपको जानकारी देने वाले हैं। दूसरी बात, यहाँ फॉरेंसिक साइंस लैब रिपोर्ट को लेकर भी करेंगे क्योंकि रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। बेरोजगार युवाओं में इसे लेकर काफ़ी इंतजार था क्योंकि इनका रिजल्ट फंसा हुआ है और विजिलेंस की ओर से हवाला ये दिया जा रहा था कि जब तक रिपोर्ट सबमिट नहीं होती है, ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे और आगे भी सरकार को कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में फिलहाल ये किस तरह की रिपोर्ट सबमिट की गई है, एफएसएल की ओर से अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेंडिंग रिजल्ट पर भी आज सीएम सुक्खू की ओर से एक बड़ी बात कही गई है, स्टेटमेंट इन्होंने दी है। ये भी जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। और क्या आप जानते हैं, प्राकृतिक आपदा में जो घर प्रभावित हुए थे उनको लेकर भी आज 2 से 3 बड़े ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से हुए हैं। लगभग ये 14 करोड़ की राशि है जो कि जारी की गई है प्रभावितों के लिए। अब किस किस कैटेगरी को कितनी राशि दी गई है, ये भी बारीकी से हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि देखिए, आज से ही मौसम ने करवट बदल ली है। जैसा कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से यहाँ पूर्वानुमान जारी किया गया था, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। कुछ एक क्षेत्रों में अभी हल्की बूंदाबांदी जारी है। हालांकि 28 नवंबर को स्नोफॉल हो सकती है। भारी बर्फबारी को लेकर यहाँ देखिए आसार जताए गए हैं ऊपरी क्षेत्रों में, इसलिए एडवाइजरी ये भी जारी की है कि ऊंचे क्षेत्रों में पर्यटक ना जाए और ट्रैकिंग को इस वक्त अवॉइड किया जाए। और लगभग ये 10 जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट 28 नवंबर को जारी किया गया है। लाहौल स्पीति और किन्नौर में नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी होने वाली है। एक तरह से स्नोफॉल की शुरुआत अभी 1 से 2 दिन में हो सकती है, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं, जिस तरह का पूर्व अनुमान जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। एक और घटना सामने आई है। ये अटल टनल रोहतांग मार्ग पर घटना पेश आई जहां चलती कार में ही आग लगने का मामला सामने आया है। दरअसल ये टूरिस्ट की कार थी, 5 लोग इसमें सवार थे। गनीमत ये रही कि किसी की भी जान नहीं गई, क्योंकि जैसे ही गाड़ी से धुआं उठने लगा था तो व्यक्ति ने जो कि कार चला रहा था बाकी सवारियों को उतार दिया, खुद भी वो उतर गया था। इन 5 लोगों के साथ एक बच्चा भी था, लेकिन जान किसी की नहीं गई और कार जो है पूरी तरह से जल गई है। हालांकि अग्निशमन विभाग को इनकी ओर से सूचित कर दिया गया था और फायर टेंडर के साथ कर्मी वहां पर पहुंच गए थे। देखिए, टनल से ठीक 4 किलोमीटर पहले इस तरह की घटना पेश आई है, तो ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी है। सावधानी से गाड़ी चलाई जाए और जब भी आपको ऐसा लगे कि गाड़ी से धुआं निकल रहा है तो उस वक्त सवारियों को उतारना बेहतर है, नहीं तो यहां पर बड़ी घटना भी, एक तरह से जान का भी नुकसान हो सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा, ये बार बार यहाँ बात मुख्यमंत्री की ओर से कही जा रही है और प्रदेश को हरित राज्य बनाना है, इसके लिए ये पहला कदम उठाया गया है। इसके लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाने थे और क्या आप जानते हैं कि 107 में से 17 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस तैयार कर लिए गए हैं। हालांकि अभी पेट्रोल पंपों पर ही ये 17 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस तैयार हुए हैं। सबसे ज्यादा कांगड़ा जिला में 5 और बिलासपुर जिला में 3 पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन तैयार हो चुके हैं। 2 हफ्तों में ये फंक्शनल होंगे। राहत भरी खबर है यहाँ के लोगों के लिए भी और विशेष तौर से जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर देखिए, जो 107 के करीब कुल इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन तैयार होने हैं, इसके लिए डाटा फिगर सामने ये भी आई है कि 53 इसमें ऐसे होंगे जो कि पेट्रोल पंपों पर बनाए जाएंगे और 54 चार्जिंग स्टेशन का निर्माण परिवहन विभाग की ओर से अन्य लोकेशंस पर किया जाएगा। तो इसके लिए मुख्यमंत्री की ओर से 7 दिन की रिपोर्ट, 7 दिन के भीतर ही रिपोर्ट भी मांगी गई थी। हालांकि अभी ये 7 दिन पूरे होने में थोड़ा सा समय शेष है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि चार्जिंग स्टेशंस कुछ एक जगहों पर स्थापित हो चुके हैं। अब जल्दी ही यहां इलेक्ट्रिक वाहन भी ज्यादा संख्या में हिमाचल प्रदेश में नजर आने वाले हैं। वीआईपी नंबर पर अब हम आना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं, अब आम लोगों को भी वीआईपी नंबर दिए जाएंगे गाड़ियों में लगाने के लिए। ये पहल भी परिवहन विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है और लगभग जो अभी 8 करोड़ तक की कमाई इसमें बताई जा रही है, जो कि वीआईपी नंबर्स को नीलाम करने के बाद ही इकट्ठी हुई है परिवहन विभाग के पास। ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की ओर से जानकारी दी गई है। दरअसल 0001 से लेकर 0010 तक के नंबर को अब यहाँ खरीदा जा सकता है। हालांकि HP 07 सीरीज का कोई भी नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि ये सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के लिए और कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखा गया है। इसके अलावा जितनी भी सीरीज हैं, आपको वीआईपी नंबर 1 से लेकर 10 तक बिल्कुल मिल जाएगा और इसके लिए एक तरह से प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है। प्रारूप ई गजट पर प्रकाशित कर दिया गया है
और एक तरह से रजिस्ट्रेशन में भी रजिस्ट्रेशन के लिए भी अभी छूट दी जा रही है अगर हम इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर जानकारी दें। तो दिलचस्पी इसमें कितनी दिखाई जाती है ये देखना होगा अभी, क्योंकि टैक्सीज को लेकर एक योजना शुरू की गई है जिसमें ई टैक्सी खरीदने का मौका दिया गया है। यंगस्टर्स को 50% सब्सिडी भी दी जाएगी। तो इसमें भी बड़ा रुझान हमें यंगस्टर्स का देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पोर्टल पर आवेदन भी कर रहे हैं। 5 दिनों में ही 70 के करीब आवेदन आ चुके हैं। तो ये बड़ी बात है। और इसमें टैक्सी खरीदने के लिए सरकार की ओर से, जैसा कि हमने कहा, 50% सब्सिडी भी दी जाएगी, लोन भी दिया जाएगा और बाद में सरकारी विभागों के साथ इन टैक्सीज को अटैच किया जाएगा। तो ये एक अच्छी जानकारी कहना चाहेंगे कि रुझान भी आ रहा है और इस तरह की शुरुआतें भी हो रही हैं और अब तो वीआईपी नंबर्स मिलने का सिलसिला भी देखिए यहाँ पर जारी हो चुका है। ओपीएस पर भी अगर अपडेट दे तो ये बिजली बोर्ड से संबंधित हम जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि अभी तक ओपीएस इनके लिए बहाल नहीं हो पाई और ऐसे में जो तकनीकी कर्मचारी संगठन है इन्होंने चिंता जाहिर की है, क्योंकि अधिकारी अब आनाकानी कर रहे हैं ओपीएस बहाल करने के लिए। दरअसल इनकी ओर से कहा जा रहा है कि अब हवाला इन्हें ये दिया जा रहा है कि बिजली बोर्ड नहीं बल्कि एक कंपनी है, इसलिए वहां ओपीएस बहाल नहीं हो सकती। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर इनका एनपीएस शेयर क्यों काटा जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का कट रहा था। हालांकि अप्रैल 2023 से लेकर अभी तक भी इनका एनपीएस शेयर काटा जा रहा है, जिस वजह से संभावनाएं कम नजर आ रही हैं कि ओपीएस इनके लिए बहाल हो पाएगी। तो इस पर इन्होंने कुछ एक सवाल खड़े किए हैं। अब इन्होंने मुख्यमंत्री से ये डिमांड की है कि वो हस्तक्षेप करे इस पूरे मामले में। 3 बार उन्होंने ऐलान किया, फिर भी अधिकारी ओपीएस बहाल करने पर कोई प्रक्रिया शुरू नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि इसमें मुख्यमंत्री भी गंभीरता दिखाएं और हस्तक्षेप पूरे इस मामले में करें। हालांकि क्या कुछ होता है, क्योंकि कई महीने हो गए हैं, कई बार ऐलान हुए, प्रेस रिलीज जारी हुई, प्रेस नोट भी यहाँ पर जारी किए गए, लेकिन अभी तक देखने में यही आ रहा है कि ओपीएस इनके लिए बहाल नहीं हो पाई है, ना ही इस पर कोई कदम अभी तक उठाया गया है। एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन का विरोध अभी भी जारी है। काले बिल्ले लगाकर इन दिनों ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 6 दिन हो गए हैं काले बिल्ले लगाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि देखिए अभी तक इनकी वेतन विसंगति को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। दरअसल इनका कहना है कि जब पूर्व में मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष थे तो उस वक्त उनकी ओर से ये पोस्ट साझा किया गया था और उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि नाइंसाफी कंडक्टर यूनियन के साथ हुई है और जहां उन्हें बढ़ा हुआ ग्रेड पे मिलना चाहिए था, बढ़ने की बजाय कम करके दे दिया गया है। तो ऐसे में कांग्रेस जरूर इनके लिए कदम उठाएगी सत्ता में आते ही, जिस वजह से इनकी उम्मीदें बढ़ गई थी। लेकिन अभी तक कोई भी कदम वेतन विसंगति को दूर करने के लिए नहीं सरकार ने उठाया है, जिस वजह से इनके सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। और अब इनकी ओर से ऐलान ये भी कर दिया गया है कि 5 दिसंबर तक भी अगर वेतन विसंगति दूर नहीं हुई या सरकार ने इन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो फिर ये बड़ा आंदोलन करेंगे, हड़ताल पर जाएंगे। अब अगर एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन हड़ताल पर जाती है तो लाजमी सी बात है कि यहाँ इस बात को लेकर सफर करना पड़ेगा आम लोगों को जो कि एचआरटीसी बसेस में अपना सफर तय करते हैं। यानी कि उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कंडक्टर नहीं होंगे तो फिर बसेस कैसे चलाई जाएगी। तो अब इन्होंने फिर हवाला दिया है, अभी 5 से 6 दिन का समय फिर है सरकार के पास, कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है तो उसके बाद ये हड़ताल पर जाएंगे। ग्राम रोजगार सेवकों को अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई है। 1000 से ज्यादा इनकी संख्या है, मनरेगा के तहत अपनी सेवाएं देते हैं और 3 महीने हो गए हैं सैलरी ना मिले हुए। लेकिन राहत भरी खबर ये है कि 18 करोड़ की ग्रांट पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है इनके लिए केंद्र सरकार की ओर से। अब जल्दी ही इन्हें सैलरी मिल जाएगी। हालांकि दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से कदम ये भी उठा लिया गया था कि रिवॉल्विंग फंड ही इनके लिए जारी कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले अब ये ग्रांट एक तरह से जारी कर दी गई है। स्वीकृति 18 करोड़ की राशि पर केंद्र सरकार की ओर से मिल गई है, तो उम्मीदें बन गई हैं और संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं कि जल्दी ही यानी कि 1 से 2 दिन के भीतर भी पिछले 3 माह की सैलरी इनकी दी जा सकती है। हालांकि अब तो इन्होंने ये डिमांड रखना भी शुरू कर दिया था कि इन्हें भी मर्ज किया जाए यहाँ विभाग में। ये मांग इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनका ये कहना था बाकी वित्तीय लाभ भी इन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। तो जिस तरह से जिला परिषद कैडर ने ये मांग रखी थी कि पंचायती राज विभाग में उन्हें मर्ज किया जाए, वैसे ही ग्रामीण विकास विभाग में ग्राम रोजगार सेवकों को भी मर्ज किया जाए, ये मांग रख रहे थे। बाकी वित्तीय लाभ भी फिर इन्हें मिल पाएंगे, ओपीएस का लाभ भी इन्हें दिया जा सकेगा और सभी मेडिकल सुविधाएं भी इन्हें दी जाएंगी जो कि बाकी सरकारी कर्मचारियों को मिल रही है। लेकिन इस पर अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, क्योंकि जिला परिषद कैडर को लेकर भी देखिए अभी तक बैठक नहीं बुलाई गई है, ना ही उनकी मर्जर को लेकर कोई स्थिति साफ की जा रही है।
पेन डाउन स्ट्राइक पर वो गए थे और इसी शर्त पर उन्होंने अपनी ये पेन डाउन स्ट्राइक वापस ली थी कि एक विस्तार पूर्वक ढंग से उनके साथ बैठक होगी, जो अभी तक नहीं हो पाई, ना इस पर कोई हलचल है। अब दूसरी ओर ग्राम रोजगार सेवक भी तैयार हो गए हैं कि हमें भी यहाँ ग्रामीण विकास विभाग में मर्ज कर दो। तो ऐसे में जब पिछले वाले कर्मचारियों की डिमांड पूरी नहीं हो पाई है, जो कि पेन डाउन स्ट्राइक पर जा चुके हैं, ऐसे में इन्हें लेकर क्या कुछ तय किया जाता है ये देखना होगा, लेकिन अभी फिलहाल ना के बराबर ही हमें इनकी